हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भर्ती निकाली है, पोस्ट निकाली है 3 ASOA एंड सिक्योरिटी गार्ड और JTO ऑफिसर्स मतलब ट्रांसलेटर ऑफिसर। अब आप देखिए इसमें इन्होंने जो डेट बताई है भरने की फॉर्म को वो है 29 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक। 17 नवंबर के रात 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। इसमें आप देखिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी हो रखा है फिजिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जो और सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है तो उसमें फिजिकल टेस्ट होना है, वो दिसंबर 2022 में हो जाना है। यानी काफ़ी फास्ट दिखाया गया है, जो शेड्यूल है वो काफ़ी आप फिल करते ही तैयारी में लग सकते हैं और जल्दी जल्दी ये होने वाला है टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से। JTO ऑफिसर्स जो हैं, जो ट्रांसलेटर ऑफिसर जो हैं, इनका जो लेवल 1 होना है इसमें, क्योंकि 2 एग्जाम्स हैं, वो जनवरी 23 में और लेवल 2 फरवरी 23। इसमें हम देखते हैं अब जो कौन कौन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ऑनलाइन मोड से ये फॉर्म फिल करना है। हम देखते हैं पहले JTO का कि भाई ये क्या है, क्या लेवल से इसका पे लेवल क्या है, ग्रुप कौन सा है। तो आप देख सकते हैं पे जो है इसमें 35,400 का बैंड लग रहा है, यानी लेवल 6 बैंड है इसमें दोस्तों। 4200 का ग्रेड है और प्लस DA एंड अदर अलाउंसेस के साथ फॉर एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब अगर इसका आप इसमें एलिजिबल हैं और फिल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो अभी की है उसके हिसाब से लगभग 55 टू 60K के बीच में इसकी सैलरी बनने वाली है, जो कि इसका पे बैंड है उसे देख के और DA वगैरह देखते हुए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, अच्छा ग्रुप जो है ये B ग्रुप में आती है ये वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट जो है SC कैंडिडेट्स के लिए 0, ST के लिए 0, OBC के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 और UR के लिए 5। टोटल वैकेंसी 9 है। अब इसमें आप देखिए कौन एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन जो है वो कैसे कैसे दे रखी हैं। तो आप देखिए अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है या तो हिंदी से या इंग्लिश से, साथ में अगर आपने हिंदी से मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आपके पास इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर्स में डिग्री लेवल पे। और अगर यदि आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है तो आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। ये तो पहला क्राइटेरिया हुआ। अगर आप इसमें फिट नहीं बैठते हैं, मतलब आपने मास्टर हिंदी या इंग्लिश से नहीं की है, तो और आपके पास इसका क्वालिफिकेशन जो है दूसरा आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री करें विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यहाँ आप देखिए डिग्री लेवल पे आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश या हिंदी स्लैश इंग्लिश, दोनों एज अ मेन सब्जेक्ट हो और मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी स्लैश इंग्लिश मीडियम। दोस्तों यहाँ पे मीडियम में अगर आपने, मतलब जनरली हम हिंदी मीडियम में एग्जाम लिखते हैं या इंग्लिश मीडियम में, तो अगर आपने हिंदी मीडियम से लिखा है तो इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। और अगर इंग्लिश मीडियम में आपने एग्जाम लिखा है या इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई करी है तो हिंदी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। तो इसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी शो कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन देता है मास्टर डिग्री इन हिंदी स्लैश इंग्लिश और इन एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी स्लैश इंग्लिश मीडियम विद इंग्लिश स्लैश हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है डिग्री लेवल। मतलब अगर आपने हिंदी में मास्टर डिग्री की है और या किसी और सब्जेक्ट में विद हिंदी मीडियम, मतलब इसने जो ऊपर के 3 हमने पढ़े इसी को मर्ज कर दिया है लगभग, कि या तो हिंदी में आपने मास्टर डिग्री की हो या इंग्लिश में मास्टर डिग्री की हो। अगर ऐसा नहीं है तो किसी सब्जेक्ट में किया हो, मीडियम हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। साथ में अगर आपका मीडियम हिंदी या इंग्लिश है, अगर हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। अगर मेन सब्जेक्ट भी नहीं है तो मतलब ये है एक तरीके से वाइस वर्सा है कि हिंदी, अगर मास्टर डिग्री हिंदी में है तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम होना चाहिए। अगर इंग्लिश मेन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कोई और है, मीडियम है इंग्लिश, तो मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। मतलब एक दूसरे का उल्टा आपको लेके चलना है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये वाला काफ़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन सब इसमें लगभग सभी एलिजिबल हो जाएंगे अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो। बैचलर्स डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स और ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मेन सब्जेक्ट होने चाहिए बैचलर्स में, या ईदर ऑफ द टू, इन दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन का मीडियम होना चाहिए और दूसरा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में प्लस एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई ट्रांसलेशन का एक कोर्स आपके पास होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और अच्छा ये भी अगर नहीं है तो इसकी जगह पे, मतलब अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो इसकी जगह 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा किसी भी केंद्रीय या राजकीय संस्था में। अब आते हैं इसके एज लिमिट पे। तो इसका एज लिमिट है 18 से 28 साल, जो कि जो भी इस गैप में ये सब कर चुका है वो इसको इस मतलब क्वालिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, एलिजिबिलिटी वो शो कर सकता है, तो इस एज में उसका होना जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन पे बात करें तो 2 लेवल हैं, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग और मैथ्स ये क्वेश्चन आने हैं। GS इसमें नहीं है दोस्तों। 100 क्वेश्चन इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, ड्यूरेशन 2 आवर्स, मतलब इन चारों सब्जेक्ट के मिला के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 घंटे में आपको करना है। तो काफ़ी
आसान है ये लेवल 1 का टेस्ट। इसमें मिनिमम पास परसेंटेज रखा हुआ है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 40%। मतलब हालांकि इससे कोई कट ऑफ नहीं बनने वाली है, लेकिन ये एक पास परसेंटेज रखा हुआ है। कट ऑफ तो कैंडिडेट्स के हिसाब से, जो जितने ज़्यादा मार्क्स, अगर कई लोग 50% से ज़्यादा मार्क्स ले आए, सीट भाई कितनी सीट जो है आपकी 9 सीट हैं, तो उस हिसाब से फिर रेशो में बुलाया जाता है। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी इन द रेशो ऑफ 1:20। मतलब एक पोस्ट पे 20 लोगों को कॉल किया जाएगा फॉर द लेवल 2 एग्जामिनेशन। इफ देयर इज मोर देन 1 कैंडिडेट विद द सेम कट ऑफ मार्क व्हाइल शॉर्ट लिस्टिंग, देन ऑल द कैंडिडेट विद द सेम मार्क विल बी शॉर्ट लिस्टेड। मतलब अगर कहीं एक ही मार्क्स पे 2 लोग आ रहे हैं और 1:20 की जगह फिर अगर 1:22 का रेशो बन रहा है तो 22 को भी बुला लेंगे। ऐसा नहीं है कि उन 2 को छोड़ देंगे, नहीं। अब आते हैं लेवल 2 टेस्ट पे। लेवल 1 में ये 4 था, इसमें क्वालिफिकेशन के बाद लेवल 2 पे आ जाते हैं। लेवल 2 टेस्ट में आप देखिए, यहाँ पे 2 पेपर होंगे। लेवल 2 में 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। क्या क्या आएगा इसमें, तो 25 मार्क्स 15 और 15 इस हिसाब से, और 10 इस हिसाब से इसका ये बंटवारा हो रखा है, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश 2 नंबर, मतलब 2 तरीके के पैराग्राफ आने हैं इसमें। एक टेक्निकल पैराग्राफ आएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैराग्राफ आएगा। इसको आपको ट्रांसलेट करना है, लगभग 250 वर्ड के ये होंगे। इनमें आपके 25 मार्क्स मिलने हैं आपको। फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, इसमें भी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर मतलब पैराग्राफ आना है, जो कि 250 मार्क्स का 250 वर्ड्स का ट्रांसलेशन रहने वाला है। ये भी 25 मार्क्स आपको दिलाएगा। फिर सेंटेंसेज रहेंगे इंग्लिश के रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क, जो राजकीय और केंद्रीय संस्थानों में कार्य होते हैं, उसमें जो भाषाओं का प्रयोग होता है उसका इस्तेमाल, मतलब उस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी। 10 सेंटेंस रहेंगे 15 मार्क्स के। और इसी प्रकार हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, इसमें भी 10 सेंटेंस रहेंगे 15 मार्क्स के। फिर सिनोनिम्स, इंग्लिश वर्ड के सिनोनिम्स लिखने हैं हिंदी में 10 मार्क्स, और हिंदी वर्ड्स के सिनोनिम लिखने हैं इंग्लिश में 10 मार्क्स। कुल इसको मिला के आपके पास 3 घंटा रहेगा। 3 घंटे में आपको 250 वर्ड यहाँ, 250 वर्ड यहाँ, 10 सेंटेंस यहाँ, 10 सेंटेंस यहाँ, और इसमें सिनोनिम्स लिखने हैं, तो कम से कम मिनिमम 2 सिनोनिम्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार पेपर 1 हो गया लेवल 2 का। पेपर 2 पे आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 2 है, ड्यूरेशन इसकी भी 3 घंटे है। अब इसमें ये नहीं लिखा, अभी हमने देखा कि दोनों एक ही दिन में होगा, क्योंकि 6 घंटे हो गए। हो भी सकता है, एनडीए में भी होता है, 3-3 पेपर होते हैं, हर 2-2 घंटे के अंतराल पे होते हैं पेपर। तो पेपर 2 में 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन 3 आवर्स। इसमें देखिए फिर से ये पेपर 1 की तरह हो गया, जो टियर 1 लेवल 1 है उसकी तरह हो गया। 50 मार्क्स का रीजनिंग, 15 मार्क्स का हिंदी, 15 मार्क्स का इंग्लिश। एस्से इन हिंदी लैंग्वेज 10 मार्क्स, एस्से इन इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स। तो 10-10 मार्क्स का एस्से है। एस्से की वेटेज ज़्यादा नहीं है, 50 मार्क्स तो रीजनिंग ले गया, 15 इंग्लिश और हिंदी। तो ये भी काफ़ी, मतलब ये पोर्शन ईजी है कंपेयर टू लेवल पेपर 1 इन लेवल 2। इसके मुकाबले ये पेपर 2 थोड़ा आसान प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। फिर उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होना है दोस्तों, ये लेवल 2 में जो मार्क्स आएंगे उसी के बिहाफ पे होना है। मतलब लेवल 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेवल 2 आपको सिलेक्शन दिलाना है लेवल 2 ने। रेजोल्यूशन ऑफ केस ऑफ टाई, ये तो आपको पता ही है कि भाई जो बड़ा होता है उसको नौकरी दी जाती है अगर टाई हो रहा हो तो। और उसके बाद अगर भाई उसके बाद भी कुछ डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिल जाती है तो नाम के हिसाब से देख के दिया जाता है। अब आते हैं दूसरा जो पोस्ट है, एएसओ का जो पोस्ट है। एएसओ सेक्शन ऑफिसर नहीं है, सिक्योरिटी ऑफिसर है। इसका भी पे बैंड देखिए 4200 ग्रेड से शुरू हो रहा है। नॉन गैजेटेड पोस्ट है। टोटल पोस्ट 38 हैं। यूआर के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 14 और एसटी और एससी इसमें सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट अवेलेबल हैं। एक पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए भी फिक्स है दोस्तों। अब इसमें देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग दे रखी है। और इसमें डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं, उनको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, साथ में एक्सपीरियंस नॉट बिलो जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ और इक्विवेलेंट, और हैविंग 5 years एक्सपीरियंस एज नॉन कमीशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट। मतलब एएसओ के लिए जेसीओ से कम पोस्ट वाले, मतलब इसमें इसके बराबर के पोस्ट के ही एलिजिबल रहेंगे, उससे नीचे वाले नहीं रहेंगे। अब आते हैं, इसका जो एज लिमिट है 18 से 27 साल है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई ओनली विद इन 3 years ऑफ डिस्चार्ज और रिटायरमेंट। आर्म फोर्सेज से 3 साल के भीतर अगर रिटायर हुए हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, जो भी जिस भी एज में वो वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन दिया है, रिटायर हुए हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन पे बात करें तो इसमें देखिए फिजिकल टेस्ट भी होना है, रिटन टेस्ट भी होना है। फिजिकल टेस्ट पीटी जिसको बोला जाता है, इसमें फिजिकली स्टैंडर्ड में डिफॉर्मिटी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी हाइट में देखिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 167 जनरल कैंडिडेट के लिए। ये जो स्पेशल कैंडिडेट्स हैं जो स्पेशल रीजन से आते हैं, जैसे कि कुमाऊं, गढ़वाल, गोरखास, डोगराज, मराठास, कश्मीर वैली, इनके लिए मेल कैंडिडेट की 2 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी, इनके लिए जनरल के हिसाब से कुछ 5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। और इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट्स में भी 154 सेंटीमीटर तक, 157 से 154 का रेंज है इस कैटेगरी वाइज। फिर चेस्ट में आ जाएँ तो चेस्ट मेल के लिए जो है जनरल में
अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो सांस भरने के बाद एक्सपेंड होनी चाहिए। और ये मतलब गढ़वाल और कुमाऊं में चाहे ये जो कैटेगरी वाले हैं स्पेशल कैटेगरी, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं 80-85 हालांकि एसटी कैटेगरी में यहाँ पे जो एक्सपेंड करना है वो तो 5 सेंटीमीटर का ही गैप है, बस ये 77 जो है इनका मिनिमम 77 होना चाहिए। अब फिजिकल इवेंट्स की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में, मतलब एक मील, सॉरी 1.5 नहीं, 1 मील की रनिंग है 6.5 मिनट में। काफ़ी अच्छा ये इवेंट है, इसमें काफ़ी लोग बाहर होते हैं। उसके बाद लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर्स की, 3 चांसेस मिलने हैं। लॉन्ग जंप में भी काफ़ी लोग नहीं, लॉन्ग जंप में तो अच्छा कर लेते हैं, हाई जंप में लोग बाहर होते हैं वैसे। और फिर चिनअप्स भी है इसमें, चिनअप्स, पुशअप्स, सिटअप्स, ये तीनों इवेंट हैं दोस्तों। अप टू 30 ईयर्स के लिए जो चिनअप्स हैं वो 8 से 9 हैं, 30 to 40 ईयर्स के लिए 5 से 6 चिनअप्स हैं। पुशअप्स में देखिए आप 40 to 45 ईयर्स के लिए 16 to 17 पुशअप्स हैं। अबव 45 ईयर्स 12 से 13 पुशअप्स हैं, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। सिटअप्स में देखिए, सिटअप्स भी करने हैं अप टू 30 ईयर्स 25 to 29 और 30 to 40 ईयर्स में 20 to 24। हालांकि इसमें मार्जिन है, मतलब 15 to 19 के बीच में जिसने कर दिया वो आगे बढ़ जाएगा, अगले इवेंट पे चला जाएगा। हालांकि फीमेल के फिजिकल इवेंट देखें तो 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है 2.7 मतलब 9 फीट की लॉन्ग जंप है, 3 चांसेस हैं इसमें भी, काफ़ी अच्छा इवेंट है। सेटअप्स भी हैं इनके लिए, गैप मतलब एज ग्रुप के हिसाब से नंबर ऑफ सेटअप्स फिक्स हैं, लेकिन यहाँ रेंज नहीं है कि भाई आप 15 से 19 या 16 से 20 के बीच में करिए, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 20, 15, 12, 10 फिक्स किया हुआ है। जो भी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेगा वही रिटन टेस्ट में अलाउ किया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट अलोन विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। और काफ़ी अच्छे इवेंट्स हैं फिजिकल्स में। अब देखिए रिटन टेस्ट पे आते हैं। इसके रिटन टेस्ट में 75 मार्क्स का 75 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा, जो कि 90 मिनट्स में करना होगा, जिसमें 25 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, 25 मार्क्स का रिपोर्ट राइटिंग और 25 मार्क्स के बेसिक मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। काफ़ी मतलब अच्छा रिटन टेस्ट है, काफ़ी डिफरेंट रिटन टेस्ट है, बाकी जो जनरल पैटर्न चला आ रहा है उससे थोड़ा अलग है। फाइनल सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली। यहाँ पे भी जो ये रिटन टेस्ट होना है इसी पे सिलेक्शन होना है। अब सेम मार्क्स पे कैंडिडेट्स अटकते हैं तो उन्हें उसी हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सेम है तो जो बड़ा है उसको लिया जाता है। फिर तीसरा पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड का। इसका जो लेवल है लेवल 1 है दोस्तों, 18,000 इसका बेसिक पे है, प्लस DA एंड अदर अलाउंसेस हैं। ग्रुप C में है। हालांकि टोटल पोस्ट इसमें दोस्तों 274 है, UR के लिए 162, OBC के लिए 46, SC/ST के लिए भी अच्छी पोस्ट 20 और 28। और इसमें जो आपका डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 10th स्टैंडर्ड है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10th स्टैंडर्ड है और इक्विवेलेंट सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल 10th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्म फोर्सेज। और ये मतलब जो एक्स सर्विसमैन में हैं, एक्स पुलिस, एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल्स जो हैं, उनके लिए जो उनका स्टैंडर्ड होता है 10th स्टैंडर्ड लेवल, उस एग्ज़ाम से पास आउट होने चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है। और सेम उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन या एक्स कांस्टेबल्स के लिए 3 साल का गैप, मतलब 3 साल की डिस्चार्ज से बाद में भी फिल कर सकते हैं। अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन इनके लिए। तो फिजिकल टेस्ट है, मिनिमम हाइट ये है कुछ, जनरल की इस प्रकार है, मेल फीमेल की वही सेम अंतर है ASO वाला। चेस्ट में भी ये एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड सेम डिफरेंस है। फिजिकल इवेंट सेम है, इसमें नहीं, इसमें 100 मीटर की रनिंग है मेल के लिए 16 सेकंड में दोस्तों। लॉन्ग जंप सेम है, चिनअप्स भी हैं, पुशअप्स भी हैं, सिटअप्स भी हैं इसमें। हालांकि ये जो रनिंग है 100 मीटर की कर दी है दोस्तों। ये तो काफ़ी मतलब उसके ये यंग लड़के हैं, फिर भी यहाँ पे जो भाई 10th पास लड़के हैं वो काफ़ी, मतलब इसमें जो भरने वाले कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 100 मीटर की रनिंग है, सिर्फ 1 मील की रनिंग नहीं है। तो काफ़ी ये फिजिकल टेस्ट काफ़ी आसान हो गया है। अब आते हैं रिटन टेस्ट पे। 75 मार्क्स का रिटन टेस्ट है, 90 मिनट्स में है। कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ रिटन टेस्ट पे होने वाला है, मतलब यहाँ फिजिकल भी काफ़ी लोग क्वालिफाई करने वाले हैं और रिटन टेस्ट तो काफ़ी टफ होने वाला है इसका सिलेक्शन दोस्तों। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। JTO ऑफिसर्स जो हैं, ट्रांसलेशन ऑफिसर्स, 200 रुपये फ़ीस। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर A 200 और सिक्योरिटी गार्ड की 100 रुपये फ़ीस है दोस्तों। इस प्रकार ये है। नेशनल सिटीजनशिप आपको सभी को ये मालूम है कौन भर सकता है। और अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है, SC/ST OBC कैंडिडेट्स में, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए आपने देखा 3 साल के भीतर जब से छोड़ा है इन्होंने, इसको भर सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्या बचता है दोस्तों, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWBD, इनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो 10 साल का है दोस्तों। विडो डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड एंड हु इज़ नॉट रीमैरिड, इनके लिए भी रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। OBC 38 ईयर्स, ST 40 ईयर्स, SC 40 ईयर्स और UR EWS 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। EWS का रिजर्वेशन का तो आपको पता ही है, जो EWS में है भाई उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से 100 गज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये जो भाई बनवा रहा है EWS सर्टिफिकेट या जो इसमें एलिजिबल है उन्हें मालूम ही है।
तो इस पर हम बात नहीं करते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए, हमने इस पर बात की। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो उसको कमेंट करके पूछिए। कोई आपको सेक्शन नहीं समझ आ रहा है, पूछ लीजिए कमेंट में कौन एलिजिबल है। जैसे कि जेटीओ ऑफिसर्स के लिए आपने देखा कई प्रकार के क्राइटेरियाज हैं, कोई इसमें एलिजिबल हो सकता है, कोई इसमें हो सकता है, कोई इसमें। अगर समझाते वक्त आपको नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए। अगर आपको लगता है कि पूछना चाहिए तो कमेंट करके पूछिए। इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।